हिंदी। अध्याय 101। मैं सचमुच बदसूरत हूँ। जिंगबू महाद्वीप। वांग टेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। जब से वह एक मार्शल योद्धा बना है, उसे पता था कि उसे जल्द या बाद में जिंगबू महाद्वीप जाना होगा। मैं इस पर ध्यानपूर्वक विचार करूंगा, उसने फू तियानदाओ को उत्तर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप डोंगहाई में ही रहेंगे, चाहे वह व्यवसाय के लिए हो या व्यक्तिगत कारणों से। डोंगहाई को और अधिक शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं की आवश्यकता है, फू तियानदाओ ने आगे कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। फू तियानदाओ ने वांग टेंग की प्रतिक्रिया देखकर अपनी बात जारी नहीं रखी। वो खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारे आवेदन के बाद तुम्हारा स्कूल शुरू होने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। मैं मार्शल आर्ट अकादमी में एक छोटी मार्शल योद्धा टीम की तलाश में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बाद में उनके साथ जुड़ सकते हो और जिंगबू महाद्वीप की ओर जा सकते हो। ये तो बहुत तेज है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। मार्शल आर्ट के रास्ते पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर आप एक कदम तेज हैं, तो आप बाकी सभी से कई कदम आगे होंगे। क्या आप इस दूरी को बढ़ाना नहीं चाहते? फू तियानदाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये स्पष्ट था कि फू तियानदाओ के शब्द वांग टेंग के दिल को छू गए। वह पहले ही बहुत से लोगों को अपने पीछे फेंक चुका था। यह उसके और बाकी लोगों के बीच की दूरी बढ़ाने का सबसे अच्छा समय था। इसके अलावा, एक धोखेबाज के रूप में, ये बहुत शर्मनाक होगा यदि कोई और उससे आगे निकल जाए। क्या जिंगबू महाद्वीप खतरनाक है? वांग शिंगुओ खुद को रोक नहीं सका और उसने एक तरफ खड़े होकर पूछा। जैसे ही वह एक मार्शल योद्धा बन जाता है, खतरा हमेशा उसका पीछा करता है। जब तक वह अजेय नहीं हो जाता, तब तक वह इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। उस समय कोई खतरा नहीं रहेगा। फू तियानदाओ ने वांग शिंगुओ की तरफ देखा। उसने उसे सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उसने उसे झूठी उम्मीदें देने के बजाय सच बताया। उन्होंने उससे अर्थपूर्ण स्वर में पूछा, यदि वह योद्धा न बने तो क्या कोई खतरा नहीं होगा? वांग शिंगुओ को तुरंत अपना हालिया अनुभव याद आ गया। अगर वांग टेंग एक मार्शल योद्धा नहीं होता, तो उसकी स्थिति और भी खराब होती। वांग परिवार अब शायद बहुत बड़े संकट से जूझ रहा होता। खतरा हमेशा सापेक्ष था। वे कभी भी सुरक्षित नहीं थे। अपने अनुभव के कारण वह स्वाभाविक रूप से इस तर्क को समझ गया था। वह केवल मन ही मन आहें भर सकता था। ठीक है, तुम्हें मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। मेरी खबर का इंतजार करो। उनमें से कुछ लोग घर के प्रवेश द्वार पर आए। फू तियानदाओ ने हाथ हिलाया और अपनी कार भगा ली। वांग शिंगुओ और ली जिमेई अचानक चुप हो गए जब उन्होंने फू तियानदाओ को जाते देखा। यह अच्छी बात थी कि उनका बेटा एक मार्शल योद्धा बन गया। हालांकि वे अभी भी उन खतरों के बारे में चिंतित थे जिनका सामना उसे करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे माता पिता अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हों। वे खुश थे कि उनका बच्चा किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में कामयाब हो गया, लेकिन जब उन्होंने उसे विदा किया, तो वे उसे याद दिलाते रहे और परेशान करते रहे। उन्होंने चुपके से अपने आंसू भी पोंछे। ये संभवतः माता पिता की जन्मजात क्षमता थी। पापा, माँ, ऐसा मत देखो कि आपका बेटा अभी अभी मरा है। मैं अभी भी जिंदा हूँ, वांग टेंग ने असहाय स्वर में कहा। अरे, तुम ऐसी अशुभ चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हो? ली जिमेई ने कहा। वांग शिंगुओ ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने भावुक होकर कहा, तुम बड़े हो गए हो। तुम न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि अब तुम अधिक परिपक्व भी हो। तुम तीनों मार्शल आर्ट अकादमियों के प्रिंसिपलों के सामने शांत और आत्मविश्वास से भरे रह सकते हो। तुम संकट में परिवार का साथ दे सकते हो, और तुम्हारी संपत्ति भी मुझसे ज्यादा है। तुम्हारे पिता के रूप में, मैं जानता हूँ कि मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि तुम हमेशा अपने जीवन को प्राथमिकता दोगे, चाहे तुम कुछ भी करो। मैं समझ गया, पिताजी। वांग टेंग भी चुप हो गया। फिर उसने वांग शिंगुओ को आंख मारी और कहा, वैसे भी पिताजी,
आप थोड़े ईर्ष्यालु क्यों लग रहे हैं? क्या आप मेरी अरबों युआन की संपत्ति से ईर्ष्या करते हैं? क्या मैं आपको कुछ दे दूं? चले जाओ। वांग शेंगुओ ने अपना पैर उठाया और वांग टेंग को लात मारी। यह मूर्ख बच्चा! ईर्ष्या से उसका क्या मतलब था? तुम्हारे पिताजी पहले से ही बहुत बूढ़े हैं। मेरा अपना अहंकार है। वांग टेंग ने हंसते हुए लात को चकमा दिया। मैं बाहर जा रहा हूँ। वह दरवाजे से बाहर भाग गया। फू तियानदाओ के शब्दों ने वांग टेंग पर कुछ दबाव डाला। जिंगबू महाद्वीप पर जाने से पहले उसे अपनी सारी क्षमताएं सुधारनी थीं। जिक्सन मार्शल हाउस। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर एक लाल बैनर लटका हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डोंगहाई के मार्शल आर्ट परीक्षा के शीर्ष विद्वान वांग टेंग का हमारे जिक्सन मार्शल हाउस में स्वागत है। वांग टेंग कार से उतरकर मुख्य द्वार पर खड़ा हो गया। वह चकित होकर शब्दों की स्पष्ट पंक्ति को देखता रहा। अचानक उसे अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। फू तियानदाओ वाकई बहुत तेज था। वो उससे आधे घंटे पहले निकल गया, लेकिन बैनर पहले ही मुख्य द्वार पर लटक चुका था। क्या वह इसे पहले से तैयार कर सकता था? वांग टेंग ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा। वो अपनी कार में घुसा और मार्शल आर्ट अकादमी में चला गया। अकादमी में उसकी कार अक्सर देखी जाती थी। इसके अलावा वहाँ बैनर भी लटका हुआ था। यहाँ तक कि गार्ड भी जानते थे कि वो कौन है और उसे सीधे अंदर जाने दिया। जब कार आई तो गार्ड उसके पीछे खड़े होकर आपस में चर्चा करने लगे। क्या यह मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान है? NOWELLBEIN.COM। ये वही है, ये वही है। हाँ, ये वही है। मैंने सुना है कि हमारे प्रिंसिपल उसे व्यक्तिगत रूप से खोजने गए थे, इससे पहले कि वो उसे बेलियन मार्शल हाउस और लीटिंग मार्शल हाउस के हाथों से वापस छीनने में कामयाब हो पाते। यह उपचार, वाह! वांग टेंग को नहीं पता था कि गार्ड उसके बारे में बात कर रहे थे। अपनी कार पार्क करने के बाद वह मार्शल शिष्य प्रशिक्षण भवन की तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वह पहले से ही मार्शल योद्धा भवन में प्रवेश कर सकता था, लेकिन वह एक आखिरी बार मार्शल शिष्य भवन का दौरा करना चाहता था। तीसरा माला। जैसे ही वांग टेंग ऊपर आया, कई लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। फिर कुछ देर के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, फिर चर्चा की धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। वांग टेंग, मार्शल आर्ट परीक्षा का सर्वोच्च विद्वान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बीच कोई बॉस छिपा होगा। झांग शाओयांग और पेंग हाई वांग टेंग को जानते थे, इसलिए वे दौड़कर उनके पास पहुंचे और अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए बातचीत करने लगे। वे सभी पेशेवर मार्शल आर्ट के शिष्य थे, लेकिन वे अभी भी उन्नत अवस्था में संघर्ष कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कब मार्शल योद्धा बनेंगे। फिर भी वांग टेंग पहले ही मार्शल आर्ट परीक्षा में शीर्ष विद्वान बन चुका था। वह देश के किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय को चुनने में सक्षम था और भविष्य में उसे बहुत सारे संसाधनों का आनंद मिलेगा। ये केवल समय की बात थी कि वह एक मार्शल योद्धा बन जाए। उनका भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित था। इस बारे में सोचने मात्र से ही उनमें जटिल भावनाएं उत्पन्न हो गईं। ईर्ष्या से जलना यह व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वे क्या महसूस कर रहे थे। वांग टेंग ने कुछ देर तक अपने परिचित लोगों से बातचीत की। फिर वे अपने अपने अभ्यास में लग गए। पहले तो उन्हें लगा कि सभी एक ही स्तर के हैं। वांग टेंग को आसमान में उड़ते देखने के बाद वे बहुत पीछे नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में और भी ज्यादा मेहनत की। इसके अलावा वांग टेंग शीर्ष विद्वान बनने के बाद भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके पास आराम करने का क्या कारण था? पैंट। वांग टेंग ने जोर से सांस ली और फिर अभ्यास करने का नाटक किया। वास्तव में वह विशेषता बुलबुले उठा रहा था। शक्ति तारांकन 3, गति तारांकन 2, आत्मज्ञान तारांकन 0.2। समय एक झटके में बीत गया। जल्द ही शाम हो गई। वांग टेंग का ज्ञानोदय आखिरकार 100 साल का हो गया।
ज्ञानोदय स्तंभ धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। आत्मज्ञान, आध्यात्मिक क्षेत्र 0/100। वांग टेंग को अचानक लगा कि उसके मन में कुछ अजीब चल रहा है। उसे लगा कि विभिन्न शास्त्रों और युद्ध तकनीकों के बारे में उसकी समझ में बहुत सुधार हुआ है। वो अपने गुण पैनल को देखता रहा। उसके शास्त्रों और युद्ध तकनीकों की दक्षता में अचानक 2 से 3 अंक की वृद्धि हो गई। शास्त्र, लाल ज्वाला शास्त्र आधार 35/100, गहरा बर्फ शास्त्र आधार 25/100, पृथ्वी लोएस कौशल, पृथ्वी तत्व शील्ड आधार 29/100। युद्ध तकनीक, बुनियादी युद्ध तकनीक मुट्ठी, तलवार, ब्लेड, फुटवर्क, छड़ी के लिए उपस्थिति ज्ञान, बुनियादी तीर कौशल आधार, गन कुंफू आधार 3/10, फायर किरण तलवार कौशल आधार 59/100, फैंटम आइस फिस्ट आधार 31/100। केवल उनकी गन कुंफू में 1 अंक की वृद्धि हुई। ये 2 से 3 अंक तक बढ़ गया। आध्यात्मिक क्षेत्र, एक नया क्षेत्र। वांग टेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने पुनः ज्ञानोदय गुण वाले बुलबुले उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उनका उसके आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञानोदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद वांग टेंग ने मार्शल आर्ट अकादमी छोड़ दी। जैसा कि अपेक्षित था, 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद उनके ज्ञान में परिवर्तन हुए। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञान का उपयोग किसी नए शास्त्र या युद्ध तकनीक को पढ़ने या समझने के लिए करें तो क्या प्रभाव होंगे। वह थोड़ा उत्साहित था। वह अपनी आत्मा विशेषता की प्रतीक्षा कर रहा था, जो 100 को छूने वाली थी। वह जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुंचना चाहता था। दुर्भाग्यवश अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। वांग टेंग फुहुआविला जिले में वापस चला गया। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो उसने गेट के ऊपर एक और विशिष्ट लाल बैनर लटका हुआ देखा। हमारे जिले के निवासी वांग टेंग को मार्शल आर्ट परीक्षा में सर्वोच्च छात्र बनने के लिए बधाई। उसने बेकाबू होकर अपना चेहरा ढक लिया। ये चीज हर जगह क्यों मौजूद थी? वांग टेंग को नहीं पता था कि मार्शल आर्ट परीक्षा में उसके शीर्ष विद्वान बनने की खबर दोंगहाई के हर कोने में फैल चुकी थी। शहर में हर कोई यह नहीं जानता था। हालांकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों वाले परिवार पहले से ही उसे पड़ोसी बच्चे के रूप में देखते थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। वांग टेंग ने शायद कभी उम्मीद नहीं की होगी कि एक दिन वह पड़ोसी बच्चा बन जाएगा। जैसे ही वह अपनी कार में जाने के लिए तैयार हुआ, उसने संतरी चौकी पर एक छोटी सी आकृति को वहां के गार्डों से बात करते देखा। यह आकृति बहुत ही अजीब थी। उनका पूरा शरीर कपड़ों से ढका हुआ था और उन्होंने बेसबॉल कैप पहन रखी थी। नकाब ने उनके पूरे चेहरे को ढक रखा था और जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह केवल एक जोड़ी चमकदार और काली आंखें थीं। उन्होंने अपने हाथ जेबों में डाले हुए थे। आज के गर्म मौसम को देखते हुए जो कोई भी यह आकृति देखेगा उसे यह अजीब लगेगी। वो उनकी बातचीत को धीरे धीरे सुन सकता था। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम किसी को ढूंढने आए हो? लेकिन तुम्हारी छुपी हुई शक्ल को देखते हुए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते, गार्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैं वांग टेंग को ढूंढ रहा हूँ। उस अजीब व्यक्ति की आवाज बहुत पहचानने लायक थी। ये नर्म और हवादार थी। रात में ये भूत की तरह लगती थी। हम मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान है न? बहुत से लोग अब उसे ढूंढ रहे हैं। क्या हमें सभी को अंदर जाने देना चाहिए? गार्ड ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं उसे जानता हूँ, आकृति ने कहा। उसे खोजने आए सभी लोगों ने यही कहा। हमें नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है। जल्दी से निकल जाओ, हमारे काम में बाधा मत डालो। अंततः गार्ड ने उस व्यक्ति को भगाना शुरू कर दिया। वांग टेंग ने कार चलाई और कार की खिड़की नीचे की। उसने अपनी किस्मत आजमाई। चुकसिया। जीजा जी, आकृति ने धीरे से कहा। उसके स्वर में आश्चर्य की झलक थी। ऐसा लग रहा था कि उसने राहत की सांस ली है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। युवा मास्टर वांग। गार्ड ने वांग टेंग को भी देखा। यह अजीब व्यक्ति वास्तव में वांग टेंग को जानता था
और वह व्यक्ति उसे भाई बहन भी कहता था। गार्डों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने जल्दी से कहा, हमें नहीं पता था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वांग टिंग ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। यह आपकी जिम्मेदारी है। गार्डों को तुरंत राहत महसूस हुई। वे मुस्कुराए और बोले, मार्शल आर्ट परीक्षा में शीर्ष स्कॉलर बनने पर बधाई। धन्यवाद। वांग टिंग ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर लिन चुक्सिया से पूछा, तुम अकेले क्यों भागे? भूल जाओ, पहले कार में बैठो। लिन चुक्सिया कार में बैठ गए। गार्ड ने उन्हें तुरंत अंदर जाने दिया। वांग टिंग ने विला क्षेत्र में अपनी कार चलाते हुए पूछा, बताओ, तुम क्यों आए हो? लिन चुक्सिया ने अपनी पतली भौहों को सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगा कि मेरे आसपास की हवा फिर से चिपचिपी और असहज हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढना चाहती हूँ। अब मैं अधिक सहज महसूस कर रही हूँ। वांग टिंग ने अपने दिल में ठहाका लगाया। अभी अभी उसने लिन चुक्सिया के चारों ओर तैर रहे सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए थे। दानव कमल विष शरीर 10। जहर बल तारांकन 7। लिन चुक्सिया ने अपनी चमकदार आंखों से वांग टिंग को देखा। वांग टिंग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने पूछा, क्या तुम्हारी बहन जानती है कि तुम मुझे खोजने आए हो? वह नहीं करती, लिन चुक्सिया ने उदासीनता से कहा। वांग टिंग को तुरंत सिर में दर्द महसूस हुआ। उसने अपना फोन निकाला और लिन चुहान का नंबर डायल किया। उसने अपना फोन उसे थमा दिया। लो, अपनी बहन को बता दो, नहीं तो तुम्हारी माँ और बहन परेशान हो जाएंगी। लिन चुहान अधिक पैसे कमाने के लिए कुछ ट्यूशन का काम कर रही थी ताकि वह जल्द से जल्द वांग टिंग को पैसे लौटा सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि मदर लिन का फोन आएगा और उसे बताएगा कि लिन चुक्सिया गायब हो गई है। वो इतनी चिंतित थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन तब लिन चुक्सिया छोटी थी और उसे स्थिति समझ में नहीं आई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने धीरे धीरे भाग्य को स्वीकार कर लिया और आज्ञाकारी रूप से घर पर रहने लगी। इतने साल बीत गए, लेकिन लिन चुक्सिया ने फिर से गायब होने का नाटक शुरू कर दिया। क्यों? वहाँ कोई संकेत नहीं थे। ये बहुत अप्रत्याशित था। इस समय लिन चुहान का फोन बजा। उसने कॉलर आईडी देखी और कॉल उठाया। हालांकि ये वांग टिंग की आवाज नहीं थी। नमस्ते टिल्डा। लिन चुहान ने राहत की सांस ली। उसी समय वो गुस्से में भड़क उठी और एक एक शब्द चिल्लाने लगी, लिन चुहान, क्या तुम्हें पता है कि माँ और मैं कितने चिंतित थे? मुझे पता है टिल्डा। लिन चुहान को सीने में घुटन महसूस हुई। उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। पंत, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। जल्दी करो और वापस आओ। माँ बहुत चिंतित हैं। लिन चुहान ने असहाय होकर कहा। मैं आखिरकार बाहर आने में कामयाब हो गया। मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता, लिन चुक्सिया ने जिद करते हुए कहा। क्या तुम अपने शरीर को नहीं समझते? जब वांग टिंग ने देखा कि वे झगड़ने वाले हैं, तो उसने लिन चुक्सिया को फोन पास करने का इशारा किया। फिर उसने लिन चुहान से कहा, चूंकि वो वापस जाने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे मेरे साथ रहने दो। मैं वैसे भी ठीक हूँ। मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ? वह बेवकूफ बच्चा मुझसे पूछता रहा कि तुम इतने दिनों से उससे मिलने क्यों नहीं आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर भागेगी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या होगा? मैं तुरंत दौड़कर उसे वापस ले आऊंगा, लिन चुहान ने गुस्से से कहा। मैं उसे खाने के लिए घर लाने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर तुम आना चाहती हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम साथ में मिलकर कुछ मौज मस्ती कर सकते हैं, वांग टिंग ने लिन चुक्सिया को आंख मारते हुए सहज लहजे में कहा। लिन चुहान अवाक रह गई। उसने बहुत देर बाद जवाब दिया, तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए एक साथ आए हो। मैं अब तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। उसने सीधे फोन काट दिया। बस हो गया। वांग टिंग मुस्कुराया। उसने लिन चुक्सिया से कहा, चलो मेरे घर पर कुछ खाने के लिए ले चलते हैं।
मैं आज रात तुम्हें किसी मजेदार जगह पर ले चलूंगा। क्या मुझे आपके घर पर खाना खाना पड़ेगा? लिन चुक्सिया को अब थोड़ा डर लगा। वांग टेंग ने अपनी कार पार्क की। तुम्हें घर से भागने का भी डर नहीं है? तुम इससे क्यों डर रहे हो? हम पहले ही आ चुके हैं। चलो नीचे उतरते हैं। वह पहले कार से बाहर निकल गया। लिन चुक्सिया कुछ देर तक हिचकिचाती रही, फिर आखिरकार वह कार से बाहर निकली। वह डरते डरते उसके पीछे पीछे विला में चली गई। माँ, मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, वांग टेंग ने रसोई में चिल्लाकर कहा। ली ज्यूमेई तुरंत बाहर भागी। उसकी नजर लिन चुक्सिया पर पड़ी। ये है मेरे टेबल बॉय की छोटी बहन। मैं उससे रास्ते में मिला था, इसलिए वह कुछ मुफ्त खाना लेने आ रही है, वांग टेंग ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तुम्हारी टेबल पर बैठी दोस्त की छोटी बहन। ली ज्यूमेई का दिमाग एक बार घूम गया, इससे पहले कि वह समझ पाती। बैठो बैठो, इतनी गर्मी में तुमने इतने मोटे कपड़े क्यों पहने हैं? ली ज्यूमेई ने वांग टेंग को देखा और झिझकते हुए जवाब दिया, मेरा चेहरा बहुत बदसूरत है। तुम्हारे जैसे युवा लोग हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि तुम बदसूरत हो? मुझे लगता है कि जो आप हैं वही रहना सबसे अच्छा है, ली ज्यूमेई ने बेपरवाही से कहा। आंटी, मैं वास्तव में बदसूरत हूँ, लिन चुक्सिया ने खुद को अधिक ईमानदार दिखाने की पूरी कोशिश की। कोई बात नहीं, ये हमारा घर है, आसपास कोई और नहीं है। जल्दी करो और अपना मास्क उतारो, बहुत गर्मी है, ली ज्यूमेई ने कहा। लिन चुक्सिया ने पलटकर फिर से वांग टेंग की ओर देखा। उसने उसे प्रोत्साहन भरी नजर से देखा। लिन चुक्सिया ने अपने दांत पीस लिए और अंततः अपना मुखौटा नीचे कर लिया जो उसके आधे चेहरे को ढक रहा था। ली ज्यूमेई ने एक पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया। वह चौंक गई। वह लिन चुक्सिया के सिर को सहलाना चाहती थी ताकि उसे सांत्वना मिल सके। मत करो, लिन चुक्सिया ने जल्दी से टाल दिया। माँ, चुक्सिया का शरीर थोड़ा खास है। सामान्य लोग उसे छू नहीं सकते। उसका चेहरा उसके अनोखे शरीर की वजह से ऐसा है। हालांकि मैंने इसका इलाज खोज लिया है, वांग टेंग ने समझाया। विशेष शारीरिक बनावट, मुझे इस तरह की बातें समझ में नहीं आती, लेकिन यह अच्छी बात है कि आपने इसका समाधान ढूंढ लिया है। ली ज्यूमेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले बैठो और कुछ फल खाओ। मैं बर्तन साफ कर लूंगी और हम तुरंत खाना शुरू कर सकते हैं। उस रात लिन चुक्सिया ने वांग टेंग के घर पर खाना खाया। जब वांग शिंगगुओ अपनी कंपनी से लौटा तो वह घर पर एक अतिरिक्त व्यक्ति को देखकर चौंक गया। उसकी प्रतिक्रिया ली ज्यूमेई जैसी ही थी जब उसने लिन चुक्सिया को देखा था, लेकिन उसने घृणा का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसे उस युवती पर दया आ गई। दोनों वयस्क लिन चुक्सिया के प्रति इतने उत्साही थे कि वो लगभग उन्हें संभाल नहीं पाई। डिनर के बाद वांग टेंग लिन चुक्सिया को बाहर ले आया और इधर उधर बेमतलब घूमने लगा। वे खेलने में मजे कर रहे थे। वो लिन चुक्सिया को कुछ ताज़ी हवा लेने देना चाहता था। लिन चुहान ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन वांग टेंग ने फोन नहीं उठाया। जब लगभग आधी रात हो चुकी थी, वांग टेंग लिन चुक्सिया को पश्चिमी उपनगर के मानसिक अस्पताल में ले आया। लिन चुक्सिया को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। उसे इस तरह चुपके से घूमना मजेदार लगा। क्या तुम्हें मेरा खजाना चाहिए? समय 12:12 बजे। स्थान पश्चिमी उपनगर मानसिक अस्पताल का एक एकांत कोना। पात्र वांग टेंग लिन चुक्सिया। चारों ओर घना अंधेरा था। दो काली परछाइयां एक कोने में छिपकर बैठी थीं और आपस में कुछ फुसफुसा रही थीं। साला, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जीजा कहना बंद करो। तुम सिर्फ मेरा नाम ले सकते हो। भाई टेंग, यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? आप क्या कर रहे हो? मैं शराब में कुछ तत्व मिला रहा हूँ ताकि उसका असर बढ़ जाए। मेरे अंदर एक दोस्त है जो तेज शराब पीना पसंद करता है, वांग टेंग ने गंभीर स्वर में कहा। क्या तुम्हें यकीन है? लिन चुक्सिया को संदेह था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, चलो।
वांग टेंग खड़ा हुआ और लिन चुक्सिया को इमारत के प्रवेश द्वार पर ले आया। उसने अपना शरीर झुकाया और अंधेरे में छिप गया। बिल्ली की तरह म्याऊं करो, उसने लिन चुक्सिया से कहा। लिन चुक्सिया दंग रह गई। वांग टेंग ने उसे फिर से आग्रह किया, लेकिन उसने अनिच्छा से 2 बार म्याऊं किया। उसकी आवाज सुनते ही वांग टेंग के रोंगटे खड़े हो गए। इस युवती की आवाज कितनी ठंडी है! प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने मन ही मन सोचा। उसी समय इमारत के अंदर से कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे करीब आ रही थीं। वांग टेंग ने वही दोहराया जो उसने पहले किया था और शोर से आकर्षित हुए कर्मचारियों को कराटे से काट दिया। लिन चुक्सिया ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। इस बार का स्टाफ पहले वाले से अलग था। उसके सामने जो स्टाफ था वह एक लंबी और मोटी अधेड़ उम्र की महिला थी। नस की पोशाक उस पर बहुत चुस्त लग रही थी और वह मजबूत दिख रही थी। मुझे नहीं लगता कि हम उसके कपड़े पहन सकते हैं, वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और खुद से बुदबुदाया। भूल जाओ, मैं बाद में उनके चेंजिंग रूम को देख लूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर वांग टेंग ने लंबी महिला नस को बाहर एक कोने में खींच लिया और उसे छिपा दिया। वह कैमरों से बचते हुए लिन चौहान को चेंजिंग रूम में ले आया। उन्हें 2 स्टाफ यूनिफॉर्म मिली और उन्होंने उन्हें पहन लिया। फिर उन्होंने अपने मास्क पहने और सीढ़ियों से ऊपर चले गए। लिन चुक्सिया को सब कुछ दिलचस्प और नया लगा। उसने अपनी चमकीली और बड़ी आंखों से अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया। उसकी नजरों में खुशी साफ झलक रही थी। वह छोटी उम्र से ही खेलने के लिए बाहर नहीं निकली थी और ऐसी रोमांचक चीजों का अनुभव करना तो दूर की बात थी। भले ही वे कुछ बुरा करते दिख रहे थे। वांग टेंग उसे 3री मंजिल तक ले गया। उसने वह कमरा ढूंढा जिसमें घुंघराले बालों वाला आदमी था और खिड़की से झांका। लाइट जल रही थी। घुंघराले बालों वाला आदमी अपने बिस्तर के किनारे खड़ा शून्य में देख रहा था। दरार। वांग टेंग ने अपनी चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। दूसरे पक्ष ने अपना सिर उठाया और पूछा, आप कौन हैं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? वांग टेंग ने अपना मुखौटा उतार दिया और अपना चेहरा दिखाया। मुझे तुम्हें क्यों जानना चाहिए? घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे उत्सुकता से देखा, जैसे कि वह वांग टेंग को पहचानता ही नहीं था। लिन चुक्सिया ने उन दोनों को उत्सुकता से देखा। वांग टेंग थोड़ा हैरान हुआ। वह एक मानसिक रोगी से क्यों बहस कर रहा था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और हाथ में रखी चीज उठाई। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। मैं बढ़िया शराब और सिगरेट लाया हूँ। क्या तुम्हें चाहिए? आदमी की आंखें चमक उठीं। वह बिस्तर से उठा और बोला, हाँ हाँ हाँ, जल्दी से दे दो। पकड़ो। वांग टेंग की नजर थोड़ी बदल गई और उसने शराब दूसरे पक्ष की ओर फेंक दी। घुंघराले बालों वाले आदमी ने बोतल पकड़ी। उसकी हरकतें बेहद सहज थीं। उसने शराब की बोतल पकड़ी, ढक्कन घुमाया और एक ही झटके में उसे खोल दिया। घूंट घूंट घूंट। उसने अपना सिर उठाया और शराब को गले से नीचे उतार लिया। हाहा टिल्डा ताजगी, मैंने बहुत दिनों से शराब नहीं पी है। घुंघराले बालों वाला आदमी चिल्लाया। फिर उसने पूछा, सिगरेट कहाँ है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिगरेट लाए हो? ओह, ले लो। वांग टेंग ने अपनी जेब से कुचली हुई सिगरेट का एक डिब्बा और एक RMB का लाइटर निकाला। उसने उन्हें उस आदमी पर फेंक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घुंघराले बालों वाले आदमी ने उन वस्तुओं को पकड़ा और उत्साह से सिगरेट जलाई। वह धूम्रपान करने लगा। वांग टेंग ने जमीन पर बिखरे हुए विशेषता बुलबुले उठाने का मौका लिया। स्पिरिट तारांकन 0.5। स्पिरिट तारांकन 0.2। स्पिरिट तारांकन 0.2। गन कुंफू तारांकन 1। हुआ। गन कुंफू। गन कुंफू का 1 अंक। वांग टेंग दंग रह गया। सामने जो गुण थे वे सभी आत्मा के गुण थे। यह उसकी अपेक्षा के अनुरूप था, इसलिए उसे यह चौंकाने वाला नहीं लगा।
लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गन कुंफू की विशेषता बिना किसी चेतावनी के सामने आ जाएगी। ये कैसे गिरा? वह हैरान था, लेकिन साथ ही रोमांचित भी था। NOLBJAN.com। यह आदमी सचमुच बंदूकों का देवता था। गन कुंफू फाउंडेशन 4/10। उसकी गन कुंफू 3 से 4 अंक तक उछल गई। वांग टेंग को लगा कि उसकी गन कुंफू और भी कुशल हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे अभी निष्पादित करूं तो इस गन कुंफू की शक्ति क्या होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा, क्या यह आदमी कोई छुपा हुआ मालिक है? लिन चुक्सिया वांग टेंग के पास गई और घुंघराले बालों वाले आदमी को देखने के बाद फुसफुसाया, तुम्हें कैसे पता? वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई और धीरे से उससे पूछा, मैंने अभी उसे बोतल पकड़ते हुए देखा। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा, लिन चौहान ने जवाब दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो बंदूकों का देवता है, वांग टेंग ने रहस्यमय लहजे में कहा। उसने उससे ये जानकारी नहीं छिपाई। सच में, लिन चुक्सिया की आंखें खुली हुई थीं। उसे अपने दिल में थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया हो। बेशक, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वांग टेंग ने आगे कहा, हालांकि उसने पहले कभी अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यद्यपि उसने इस व्यक्ति से गन कुंफू के गुण प्राप्त किए थे और वह लगभग ये पुष्टि कर सकता था कि वह बंदूकों का देवता था, फिर भी वह इसे स्पष्टीकरण के रूप में उपयोग नहीं कर सका। तुम दोनों चुपके से कानाफूसी क्यों कर रहे हो? अचानक बगल से आदमी की आवाज आई। ओह, हम आपके हेयर स्टाइल के बारे में बात कर रहे थे। हमें लगता है कि यह बहुत सुंदर है, वांग टेंग ने बकवास की। उसी समय, उसने लिन चुक्सिया को आंख मारते हुए पूछा, ठीक है? बेशक, ये वास्तव में सुंदर है। लिन चुक्सिया ने सहयोग में अपना सिर हिलाया। घुंघराले बालों वाले आदमी ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया। तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है। उसने एक पल सोचा और फिर टेबल के किनारे चला गया। उसने एक USB निकाला और आगे बढ़ा। फिर, उसने उसे लिन चुक्सिया को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है, जो तुम चाहते हो वह अंदर है। USB परिचित लग रहा था। उसके शब्द भी परिचित थे। क्या आप वितरक हैं? वांग टेंग अपने सामने के दृश्य को ध्यान से देखता रहा। अचानक उसे हास्यास्पद लगा, क्या उसके लिए गन कुंफू का अभ्यास करना ठीक था? जहां तक तुम्हारा सवाल है। वह आदमी मेज पर वापस आया और एक कलम और कागज का टुकड़ा निकाला। उसने उस पर अस्पष्ट चित्र बनाना शुरू कर दिया। कागज पर एक अमूर्त एवं सरल रेखा चित्र उभर आया। क्या तुम्हें मेरा खजाना चाहिए? अगर तुम चाहो तो इस नक्शे का इस्तेमाल करके उसे खोजो। मैंने यहाँ सब कुछ छिपाया है। घुंघराले बालों वाले उस आदमी ने हाथ में कागज का टुकड़ा लहराया। उसका लहजा जोश और उत्साह से भरा था, मानो वह हजारों लोगों के सामने भाषण दे रहा हो। वांग टेंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? तुम्हें यह नहीं चाहिए, घुंघराले बालों वाले आदमी ने अजीब तरीके से पूछा जब उसने देखा कि वांग टेंग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। हाँ, वांग टेंग जोर से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है कि तुम शर्मीले हो। मैं तुम्हें अनिच्छा से ये दे दूंगा। देर हो रही है, जल्दी करो और चले जाओ। घुंघराले बालों वाले आदमी ने सफेद कागज का टुकड़ा वांग टेंग की जेब में ठूंस दिया। इससे पहले कि वह मना कर पाता, उसने उन दोनों लोगों को कमरे से बाहर खदेड़ दिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वांग टेंग अवाक रह गया। फाफ, लिन चुक्सिया हंस पड़ी जब उसने उसकी निराश लेकिन असहाय अभिव्यक्ति देखी। आध्यात्मिक शक्ति। वांग टेंग ने लिन चुक्सिया को घूर कर देखा, जो हंस रहा था। फिर, उसने अपनी जेब से कागज का वह टुकड़ा निकाला जो मुड़ा हुआ था। जब उसने कागज को फैलाया, तो उसने देखा कि उस पर बना चित्र वाकई पढ़ने लायक नहीं था। जैसे ही वह उसे फेंकने वाला था, लिन चुक्सिया ने धीमी आवाज निकाली, यह क्या है? क्या तुमने कुछ देखा?
वांग टेंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा है, ये वास्तव में एक मानचित्र जैसा लग रहा है। लिन चुक्सिया ने कागज पर बने चित्र को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली। वांग टेंग ने जल्दी से फिर से चित्र को देखा। कुछ देर बाद उसने लिन चुहान से अजीब तरीके से पूछा, मैं कुछ भी क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। लिन चुक्सिया ने आंखें घुमाई। उसने कागज को पलटा और कहा, तुम इसे गलत तरीके से पकड़ रहे हो। वांग टेंग, वह अजीब तरह से हंसा और फिर से कागज की तरफ देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब ये वाकई नक्शे जैसा लग रहा है, लेकिन ये जगह कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं। चलो इसे एक तरफ रख देते हैं, हम ऑनलाइन शोध कर सकते हैं, लिन चुक्सिया ने सुझाव दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने कागज के टुकड़े को मोड़ा और सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। उसका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। लिन चुक्सिया को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। क्या अब हम वापस जा रहे हैं? हमें कोई जल्दी नहीं है, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसने लिन चुक्सिया को दरवाजे के पास झुककर कमरे के अंदर की स्थिति को ध्यान से सुनने का संकेत दिया। तुमने उसकी शराब में क्या मिलाया था? लिन चुक्सिया को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा। थोड़ा सा रेचक, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने मुझे पहले बेवकूफ बनाया था, इसलिए मैं उसे पैसे चुका रहा हूँ। संकीर्ण सोच, लिन चुक्सिया अवाक रह गई। इसके अलावा ये सिर्फ एक छोटा सा रेचक कैसे है? वांग टेंग ने हंसकर कहा। दोनों को कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा, तभी घुंघराले बालों वाले उस आदमी ने शराब की पूरी बोतल खत्म कर दी। अचानक उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। क्या हो रहा है? मेरा पेट। प्रतिक्रिया बहुत ही उग्र थी। वह जल्दी से बाथरूम की ओर भागा। सौभाग्य से ये कमरा काफी उच्च श्रेणी का था, इसलिए वहाँ एक निजी बाथरूम था। कुछ देर बाद घुंघराले बालों वाला वह आदमी बाथरूम से बाहर आया। वह थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह पेट पकड़कर फिर से बाथरूम में घुस गया। जब वह दूसरी बार बाहर आया तो उसके पैर कांप रहे थे। उसके बाद वह कुछ और बार बाथरूम गया। जब वह आखिरकार बाहर आया तो उसने पीला चेहरा लिए दीवार पकड़ ली। उसका माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। वांग टेंग ने अपनी हंसी को नियंत्रित किया और हाथ हिलाकर लिन चुक्सिया को जाने के लिए कहा। लिन चुक्सिया अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए। उसे वांग टेंग के हास्य बोध की नई समझ थी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे व्यक्ति हो। उस आदमी ने पिछली बार मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसने तुम्हें भी एक यूएसबी दिया था, है न? जब तुम वापस जाकर देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। उसे पूरा भरोसा था कि यह यूएसबी वही है जो उसने उसे दिया था। उस समय लिन चुक्सिया को निश्चित रूप से झटका लगेगा। आखिर यह क्या है? लिन चुक्सिया ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम वापस जाकर देखने के बाद ही जान पाओगे, वांग टेंग ने रहस्यमय लहजे में कहा। लिन चुक्सिया ने आंखें घुमाईं। उसने पूछना बंद कर दिया, लेकिन वह पहले से ही सतर्क थी। कुछ ही मिनट बाद वे दोनों मानसिक अस्पताल से बाहर आ गए। वांग टेंग ने लिन चुक्सिया को एक बार फिर मानसिक अस्पताल में घुमाया और अंततः उसकी आत्मा को 100 तक पहुंचाने में कामयाब रहे। आत्मा, आध्यात्मिक क्षेत्र 0/100। उनकी आत्मा विशेषता में कुछ परिवर्तन हुए। आध्यात्मिक क्षेत्र, एड्स बाय पब फ्यूचर। यह उनके आत्मज्ञान के गुण के समान ही था। वे दोनों आध्यात्मिक क्षेत्र में थे। यह एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। वांग टेंग ने अपनी कार चलाई और लिन चुक्सिया को घर भेज दिया। लिन चुहान ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हालांकि उसने उसे एक संदेश भेजा। उसने उसे बताया कि वह लिन चुक्सिया को कब घर भेजेगा। हालांकि लिन चुहान चिंतित थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वांग टेंग लिन चुक्सिया के साथ कुछ करेगा।
आखिरकार वो दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी था जिसने पहले भी कई तरह की सुंदरियां देखी थीं। वो लिन चुक्सिया पर अपनी नजर क्यों रखेगा? अगर वो उसके परिवार का हिस्सा नहीं होती तो वो लिन चुक्सिया के चेहरे से भी डर जाती। वह चिंतित थी कि वांगटेंग द्वारा आधी रात को खेलने के लिए बाहर ले जाने के बाद लिन चुक्सिया बुरी चीजें सीख जाएगी। बहुत देर हो चुकी थी। लिन चुहान घर पर इंतजार कर रहा था। अचानक बाहर से एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। वह जल्दी से बाहर भागी। जैसी कि उम्मीद थी, उसने देखा कि वांगटेंग और लिन चुक्सिया कार के पास खड़े थे। लिन चुहान गुस्से से उसके पास गया और लिन चुक्सिया के कान पर चुटकी ली। तुम बहुत हिम्मतवर हो रही हो। घर से भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भागी नहीं, मैं तो बस टहलने के लिए बाहर गई थी। लिन चुक्सिया ने अपना सिर बेकाबू होकर झुकाया क्योंकि उसका कान दबा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर भाव शांत था। मैं बाद में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिन चुहान ने नाक भान सिकुड़ी और फिर वांगटेंग को घूर कर देखा। क्या तुम उसकी हालत नहीं जानते? तुम उसे आधी रात को क्यों लेकर आ रहे हो? अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? NOWELLBEJUN.COM। उसे बाहर जाना चाहिए और ज्यादा घूमना चाहिए। उसे हर समय घर में बंद नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा मेरे आसपास होने पर क्या हो सकता है? वांगटेंग ने बेपरवाही से कहा। मैं चिंतित हूँ क्योंकि तुम आसपास हो, लिन चुहान ने कहा। ओ वांगटेंग। लिन चुक्सिया उसकी दुर्दशा पर चुपके से हंसे। तुम्हारी बहन ने मुझे डांटा क्योंकि मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले आया था। फिर भी तुम अभी भी मुझ पर हंस रहे हो। वांगटेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। मैं तुम दोनों को नाराज कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। वो अपनी कार में चढ़ गया और स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। फिर उसने दोनों बहनों की ओर हाथ हिलाया और अपनी कार भगा ली। बहन, तुम इतनी उग्र क्यों हो? तुम उसे डराकर भगा दोगी? लिन चुक्सिया ने मजाक में कहा। तो क्या हुआ अगर मैं उसे डराकर भगा दूं? इसका मुझसे क्या लेना देना है? लिन चुहान ने जिद करते हुए कहा। मूर्ख बनने की कोशिश मत करो। मुझे आज रात तुम्हें ठीक से सबक सिखाना चाहिए। देखते हैं कि भविष्य में तुम फिर से बाहर भागने की हिम्मत करते हो या नहीं। बताओ, तुम कहाँ गए थे? लिन चुहान शर्मिंदगी से गुस्से में मुड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लिन चुक्सिया के कान पकड़ना चाहा। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। लिन चुक्सिया जल्दी से चकमा देकर सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। वांगटेंग को दोनों बहनों के बीच लड़ाई के बारे में पता नहीं था। जब वो घर पहुंचा, तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और गहरी सांस ली। उसने अपने बेडरूम को ध्यान से देखा। आइए कुछ हल्का प्रयोग करके देखें। वांगटेंग की नज़र स्टडी टेबल पर रखे एक कप पर पड़ी। उसने कप पर ध्यान केंद्रित किया। एक अदृश्य शक्ति तुरंत उसके मस्तिष्क से बह निकली, जो उसके माथे में प्रवेश कर गई और प्याले से जुड़ गई। कप में पानी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे नियंत्रित कर रखा हो। वह थोड़ा थोड़ा तैरने लगा। फिर बिना किसी चीज के उसे थामे हुए पानी कप से ऊपर उठने लगा। पानी को नियंत्रित करने वाली अदृश्य शक्ति को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि वांगटेंग इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह अपने दिमाग से इसे नियंत्रित करने में सक्षम था। यह उसके तीसरे हाथ की तरह था। इसके अलावा इस हाथ को देखा नहीं जा सकता था और छुआ भी नहीं जा सकता था। वांगटेंग ने अपने विचार बदले और पानी ने अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आकार बदलना शुरू कर दिया। यह आश्चर्यजनक है। क्या यह मेरी आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचने के बाद की व्युत्पन्न घटना है? साइकोकाइनेसिस, आध्यात्मिक शक्ति, यह क्या है? वांगटेंग उलझन में था। उसे यह बात समझ से परे लगी। हालांकि उसके होठों के कोने पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह उत्साहित और प्रफुल्लित महसूस करने लगा। वह उन परिवर्तनों का अनुमान लगा रहा था जो उसके आत्मिक गुण के 100 तक पहुंचने के बाद होंगे।
उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा आश्चर्य होगा। तलवार पर सवार अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। अगर मैं इस अदृश्य शक्ति का प्रयोग आक्रामक हमले के रूप में करूं। वांग तेंग ने हवा में पानी की गेंद को नियंत्रित करते हुए विचार करना शुरू कर दिया। अचानक उसे एक विचार आया। वह पानी को ध्यान से देखता रहा। जैसे जैसे पानी इकट्ठा होने लगा, अदृश्य शक्ति सिकुड़ती गई। उसका आकार छोटा होता जा रहा था। अंततः जब पानी अपने मूल आकार का 1/3 रह गया तो वह और अधिक सिकुड़ नहीं सका। वांग टेंग ने अपना विचार बदला और पानी को कांटे के आकार का बना दिया। इसकी नोक बहुत तीखी थी। जाना, अदृश्य शक्ति एक धक्का देने वाली शक्ति बन गई। पानी से बना कांटा तेज गति से बाहर निकला और दीवार में जोर से घुस गया। वांग टेंग देखने के लिए पास आया। दीवार पर एक छेद हो गया था। पानी का लगभग आधा हिस्सा दीवार में डूब गया था। पानी अब अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं था, इसलिए वह बिखर गया और नीचे की ओर बहने लगा। पानी के दाग के अलावा दीवार पर कोई निशान नहीं बचा था। वांग टेंग दीवार में छेद को देखकर अवाक रह गया। वह सच में जोर से हंसना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से वह समय रहते खुद पर काबू पा लेने में कामयाब रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह निश्चित रूप से अपने माता पिता को जगा देता। फिर भी उसकी आंखों में उत्साह साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें चमक रही थीं। ताकतवर, अत्यंत शक्तिशाली। यह पानी की एक सामान्य धारा मात्र थी, लेकिन अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में यह इतनी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम थी। यदि मैं इसे बलपूर्वक बदल दूं तो क्या होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं बल को संपीड़ित कर सकता हूं और फिर उसे तेज गति से बाहर निकाल सकता हूं। ये कितना शक्तिशाली होगा। मैं विशेष हथियारों का भी उपयोग कर सकता हूं। नवंबर LBJNN। वह शक्ति अकल्पनीय होगी। वांग टेंग ने कुछ गहरी सांसें ली। वह अपनी अदृश्य शक्ति की संभावित ताकत का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसका घर इसके लिए उपयुक्त जगह नहीं था। अभी जो प्रहार किया गया, वह दीवार में छेद करने के लिए पर्याप्त था। अगर वह बल का प्रयोग करता, तो शायद वह अपना घर गिरा देता। ये काम तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। वह मूर्ख नहीं था, लेकिन मैं इसकी अधिकतम सीमा का परीक्षण कर सकता हूँ। उसने अपने मन को तैयार किया और अपने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। सारी कुर्सियां, मेजें, अलमारियां और यहाँ तक कि बिस्तर भी हवा में तैरने लगे। उस क्षण कमरे में जितनी भी भारी वस्तुएं वो पकड़ सकता था, वे सभी उसकी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हवा में उड़ने लगीं। वे ऐसे तैर रहे थे मानो वहां कोई गुरुत्वाकर्षण ही न हो। ये सरल है। मैं अधिकतम सीमा नहीं देख सकता। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने सभी वस्तुओं को नियंत्रित किया और उन्हें वापस उनके मूल स्थान पर रख दिया। कुछ सेकंड बाद कमरा फिर वैसा ही दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने एक पल सोचा और अपनी पीठ पर हथियार ढोने वाला बक्सा लादकर खिड़की से नीचे कूद गया। वह अपना घर छोड़कर अपने जिले के एक छोटे और खाली जंगल में आ गया। उसने अपने आसपास देखा। कोई नहीं था। सुरक्षा गार्ड यहाँ कभी कभार ही आते थे। वांग टेंग ने हथियार वाहक ताबूत पर रून को सक्रिय किया और अपनी युद्ध तलवार निकाली। उसने उसे हवा में फेंक दिया और उसकी अदृश्य शक्ति बाहर निकल आई। उसकी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में युद्ध तलवार वांग टेंग की आकृति के चारों ओर उड़ने लगी। स्वुश स्वुश स्वुश। युद्ध की तलवार तेजी से उड़ने लगी। हवा को चीरती हुई उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। बहुत जल्द तलवार की सिर्फ छाया ही दिखाई दे रही थी। उसने अपनी युद्ध तलवार को नियंत्रित किया और उसे एक विशाल वृक्ष की ओर फेंक दिया। वृक्ष का तना, जो इतना विशाल था कि एक व्यक्ति उससे लिपट सकता था, युद्ध की तलवार से सीधे छेदा गया। प्रभावशाली। ये किसी योद्धा के हमले से भी ज्यादा साफ और तेज है। इसकी भेदने की शक्ति आश्चर्यजनक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने अपने दिल में स्थिति का विश्लेषण किया।
फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और युद्ध की तलवार धीरे धीरे पीछे की ओर उड़ गई। जैसे ही वह उसे रखने वाला था, उसे एक नया विचार आया। युद्ध की तलवार घूमकर उसके पैरों के पास आ गिरी। वांग टेंग उस पर खड़ा हो गया। अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में युद्ध की तलवार हिलती हुई ऊपर उठी और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। क्या इसे तलवार पर सवारी माना जाता है? वांग टेंग मुस्कुराए बिना न रह सके। 2 चक्कर उड़ाने और धीरे धीरे इसकी आदत पड़ने के बाद उसने गति बढ़ानी चाहिए। अचानक उसके सिर में चुभन वाला दर्द महसूस हुआ। युद्ध की तलवार अनियंत्रित रूप से गिरने लगी। वांग टेंग आसमान से नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और सिर में दर्द सहते हुए अपने शरीर को मोड़ लिया। वह जमीन पर आ गिरा। वह खतरनाक था। उसने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर रगड़ा और खुद से बुदबुदाया, क्या यही सीमा है? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने लंबे समय तक टिक पाऊंगा। यह आश्चर्यजनक है। वांग टेंग ने अपनी गिरी हुई युद्ध तलवार को अपने हथियार वाहक ताबूत में रख लिया और इस बारे में सोचने लगा। फिर वो उसे लेकर घर चला गया। मैं अदृश्य शक्ति से फोर्स को नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आगे निकल गया। मैं बस अगली बार का इंतजार कर सकता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने एक मजबूरी भरी मुस्कान दी। तलवार पर सवार। यह एक ऐसा दृश्य था जो केवल काल्पनिक उपन्यासों और नाटकों में ही दिखाई देता है। फिर भी वो इसे अनुभव करने में सक्षम था। ये काफी अच्छा लगा। एक शांत रात। अगले दिन वांग टेंग अपनी आंखों के नीचे 2 बैग लेकर नाश्ते के लिए नीचे गया। आज विश्वविद्यालय आवेदन का दिन था। वांग शेंगुओ ने अपना नाश्ता किया और वांग टेंग को याद दिलाया, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि तुम किस स्कूल में जाना चाहते हो। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चाहे तुम फर्स्ट यूनिवर्सिटी में आवेदन करना चुनो या डोंगहाई में रहना, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। मैं समझ गया, पिताजी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आज विभिन्न विश्वविद्यालय मेरे लिए क्या अच्छी खबर लेकर आएंगे। आपको इस पर व्यक्तिगत रूप से विचार करना होगा। आप शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों के 3 प्रिंसिपलों को संभाल सकते हैं, इसलिए उन प्रवेश शिक्षकों को आपको कोई समस्या नहीं देनी चाहिए। वांग शेंगुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे पास पहल है, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपना नाश्ता खत्म किया और बाहर निकल गया। वो अपनी कार से डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल की ओर चला गया। डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के गेट के ऊपर एक बैनर लटका दिया गया। डोंगहाई मार्शल आर्ट परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए कक्षा 8 के छात्र वांग टेंग को बधाई। इस बैनर का स्तर मार्शल आर्ट अकादमी और उनके जिले के बाहर लगे बैनरों से कहीं अधिक ऊंचा था। देखो, कितना शानदार बन रहा है। अपना मुखिया बन जाओ। हर जगह बड़े बड़े लाल बैनर क्यों हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग को अब समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। वो कक्षा 8 की कक्षा में आया। कक्षा में बहुत शोर था। जब वांग टेंग अंदर आया तो एक पल में सन्नाटा छा गया। बॉस यहाँ है। मुझे आपके सामने झुकने दो। बॉस, आप अद्भुत हैं। वे अभी कुछ देर पहले वांग टेंग के बारे में बात कर रहे थे और अब वह आदमी यहाँ आ गया है। सभी छात्र उत्साहित थे। वे वांग टेंग के चारों ओर एकत्र हुए, चाहे वे पहले से उससे परिचित थे या नहीं, और उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन किया। सर्वोच्च विद्वान। वास्तव में उनकी कक्षा से एक शीर्ष विद्वान प्रकट हुआ। इसके अलावा वह मार्शल आर्ट परीक्षा में भी अव्वल था। इसके बारे में सोचकर ही उन्हें गौरव का अनुभव हुआ। मार्शल आर्ट के दौर में मार्शल आर्ट परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र का खिताब सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र से ज्यादा अहमियत रखता था। भविष्य में उनके पास कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है जो उनकी कक्षा से आया हो। वांग टेंग इस उत्साह को संभाल नहीं सका। वांग टेंग,
इसी समय उनके प्रधानाध्यापक फैन वेइमिंग की आवाज दरवाजे के बाहर सुनाई दी। गुरुजी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? वांग टेंग ने राहत की सांस ली और जल्दी से कमरे से बाहर भाग गया। फैन वेइमिंग ने कहा, कुछ शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रवेश अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे साथ आइए। ठीक है, चलो अब चलते हैं। वांग टेंग ने जल्दी से सिर हिलाया। हा, आप अपने सहपाठियों से डर गए होंगे। फैन वेइमिंग हंसे। वे बहुत डरावने हैं। वांग टेंग ने कड़वी मुस्कान दी। आपको इतने अच्छे अंक लाने के लिए किसने कहा? आप मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए शीर्ष विद्वान हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए कोई शीर्ष विद्वान मेरी कक्षा में आएगा। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं पहले कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, फैन वेइमिंग ने दुख जताते हुए कहा। क्या आप हैरान हैं? क्या आप चौंक गए हैं? वांग टेंग ने पूछा। फैन वेइमिंग शरारती। दोनों बातें करते हुए प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंचे। एडमिशन अधिकारी जो प्रिंसिपल से छोटी मोटी बातें कर रहे थे, एक एक करके उठे और वांग टेंग की तरफ चमकीली मुस्कान के साथ देखने लगे। 5 शीर्ष विश्वविद्यालय प्रिंसिपल का दफ्तर बहुत बड़ा नहीं था, वह थोड़ा सादा और सादा लग रहा था। ऑफिस डेस्क के सामने एक सोफा और एक कॉफी टेबल थी। प्रिंसिपल यू खुद चाय बना रहे थे। विभिन्न स्कूलों के प्रवेश अधिकारी वांग टेंग के साथ बैठे। वांग टेंग ने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप सभी व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए हैं। मैं अभिभूत हूँ। प्रतिभाशाली लोगों को हमेशा कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। आप उनमें से एक हैं। एक मोटे अधेड़ व्यक्ति ने बिना किसी संकोच के वांग टेंग की तारीफ की। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी का एडमिशन टीचर हूँ। आप मुझे मिस्टर किन कह सकते हैं। बगल में बैठे दूसरे शिक्षक ने देखा कि श्री किन ने पहल की है, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, वांग टेंग, मैं डोंगहाई विश्वविद्यालय से प्रवेश शिक्षक हूँ। आप मुझे श्रीली कह सकते हैं। पहला विश्वविद्यालय, आप मुझे मिस्टर हुआंग कह सकते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी का शिक्षक लगभग 30 साल का आदमी था। वह थोड़ा दूर दूर रहने वाला था, उसकी आवाज में अहंकार की झलक थी। मैं कैपिटल मिलिट्री अकादमी से हूँ। मेरा उपनाम झोऊ है। मैं जिनलिन यूनिवर्सिटी से हूँ। आप मुझे सुश्री जिया कह सकते हैं। सुश्री जिया सभी शिक्षकों में एकमात्र महिला थी। वह आकर्षक नहीं थी, वह साधारण दिखती थी, लेकिन उनमें एक सुंदर और परिपक्व आभा थी। उनकी आवाज नर्म और कोमल थी, जैसे कि एक गर्म हवा आपके चेहरे से गुजरी हो। आज केवल इन 5 विश्वविद्यालयों के शिक्षक ही आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन ये 5 विश्वविद्यालय पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ थे। अन्य विश्वविद्यालयों को लगा कि वे उनसे आगे निकलने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। जब तक वांग टेंग मूर्ख नहीं थे, तब तक वह शीर्ष विश्वविद्यालयों को छोड़कर दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालयों को नहीं चुनते। इस समय द फर्स्ट यूनिवर्सिटी के मिस्टर हुआंग ने शांति से अपना मुंह खोला। वांग टेंग, आपको द फर्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पहले भी सुनना चाहिए था, है ना? हमारे पास पूरे देश में सबसे प्रचुर शिक्षण संसाधन हैं। हमारे सभी शिक्षक कम से कम 4 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं। हमारे अधिकांश स्कूल नेता भी 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं। हम आपको पर्याप्त मार्गदर्शन दे सकते हैं, चाहे आपके दैनिक साधना से संबंधित कोई प्रश्न हो या अपने स्तर को पार करते समय कोई कठिनाई हो। अगला, चलिए संसाधनों के बारे में बात करते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे स्कूल में आपको कितने संसाधन मिलेंगे। शास्त्र, युद्ध तकनीक, डैन पिल्स, ऊर्जा पत्थर आदि। हम हर चीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर सकते हैं। मैं दूसरे स्कूलों को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन वे इस क्षेत्र में हमसे कमजोर हैं। इसके अलावा हमारे पास कई बेहतरीन पूर्व छात्र हैं। कुछ व्यवसायी हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ सेना में भी गए। जब तक आप फर्स्ट यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये वरिष्ठ आपके अदृश्य नेटवर्क होंगे। हर किसी को खुद पर भरोसा करने की जरूरत है, लेकिन अगर वे आपके पीछे खड़े हों,
तो इससे आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। हमारे प्रिंसिपल 11 स्टार जनरल स्टेज मार्शल योद्धा हैं। वे शिक्षा जगत में एक सम्मानित और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मेरे आने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें उसके पास लेकर आऊं। वह वास्तव में तुमसे मिलना चाहता है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी में आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको जरूर पछताना पड़ेगा। पूरा भाषण सुनने के बाद बाकी 4 स्कूलों के शिक्षकों के चेहरे पर भी भाव आ गए। यहाँ तक कि उत्तर में शिक्षा जगत के शीर्ष पर बैठे वरिष्ठ लोगों ने भी वांगटिंग पर ध्यान दिया। वांगटिंग जिनलिन यूनिवर्सिटी के शिक्षक और संसाधन फर्स्ट यूनिवर्सिटी के बराबर हैं। हमारे पास कई बेहतरीन पूर्व छात्र भी हैं। वास्तव में हम उनसे भी बदतर नहीं हैं। हमारे प्रिंसिपल भी 11 स्टार जनरल स्टेज मार्शल योद्धा हैं और दक्षिण में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। डोंगहाई भी दक्षिण में है। जिनलिन यूनिवर्सिटी आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है, जिनलिन यूनिवर्सिटी के एडमिशन टीचर ने तुरंत कहा। हालांकि फर्स्ट यूनिवर्सिटी की तुलना में उसकी बातें कम प्रभावशाली थीं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को भी वांगटिंग के बारे में पता था। इसका मतलब था कि उन्हें उससे बहुत उम्मीदें थीं। एक बार जब वांगटिंग ने प्रथम विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो वह उनका प्रमुख छात्र बन गया। वांगटिंग, चलो किसी और बात पर बात नहीं करते। हमारा डोंगहाई एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर है। डोंगहाई विश्वविद्यालय के संसाधन किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के बराबर हैं। हमारे शिक्षक भी सक्षम हैं। हमारे पास 5 स्टार, 6 स्टार और 7 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं। हमारे पास जितने चाहें उतने हैं। डोंगहाई विश्वविद्यालय के श्री ली एक अमीर आदमी की तरह लग रहे थे। फिर वह हंसा और बोला, जहां तक हमारे प्रिंसिपल की बात है, वो 11 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा है। उसने मेरे सामने कई बार तुम्हारे बारे में बात की है। अगर उसे कुछ नहीं करना होता तो शायद वह खुद यहाँ आकर तुम्हें छीन लेता। वह तुम्हें कभी भागने नहीं देगा। वांगटिंग आश्चर्यचकित रह गया। अरे बाप रे! एक पल में 3-11 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा प्रकट हुए। उस पर दबाव बहुत ज्यादा था। इस समय केवल 2 सैन्य अकादमियों के शिक्षक ही चुप थे। वे एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे को तैसा। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के श्री किन ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, वास्तव में हमारे स्कूलों के संसाधनों और शिक्षकों की गुणवत्ता और मात्रा सभी एक जैसी है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर है भी तो उसका असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। वांगटिंग, मैंने आपके वास्तविक युद्ध आकलन के वीडियो देखे हैं। आप बहुत मजबूत हैं। सैन्य अकादमी में आइए। यहीं पर आप अपनी क्षमता विकसित कर सकते हैं। हम जिंगवू महाद्वीप में एक सैन्य टुकड़ी का गठन कर रहे हैं। जब तक आप अकादमी में अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, आपको एक सैन्य रैंक दी जाएगी और आप जिंगवू महाद्वीप में जाकर लड़ सकेंगे और अपनी सेना की कमान संभाल सकेंगे। युद्ध के मैदान में ही मार्शल योद्धाओं का सबसे बड़ा मूल्य प्रदर्शित किया जा सकता है। जिंगवू महाद्वीप निस्संदेह एक विशाल युद्ध क्षेत्र है। NUV-LBJNN एक निश्चित दृष्टिकोण से मार्शल योद्धा सैनिक हैं। हमारे मार्शल योद्धा हमेशा लड़ते रहते हैं। जो सैनिक जनरल नहीं बनना चाहता वह अच्छा सैनिक नहीं है। और केवल एक सैन्य अकादमी ही इस आवश्यकता को पूरा कर सकती है। इसके अलावा उच्च अधिकारियों ने चर्चा की है और सहमति व्यक्त की है कि एक बार जब आप हमारे हुआंगहाई सैन्य अकादमी में प्रवेश करेंगे तो आपको तुरंत सार्जेंट का पद दिया जाएगा। जिनलिन, डोंगहाई और यहाँ तक कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी के 3 एडमिशन टीचर्स के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। तुम बेशर्म हो। तुम असल में वांगटिंग को आकर्षित करने के लिए मिलिट्री रैंक का इस्तेमाल कर रहे हो। आप भी ऐसा कर सकते हैं, मिस्टर किन ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया। ये सही है, अगर आप कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कैपिटल मिलिट्री अकादमी के श्री झो ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने वांगटिंग से कहा, हमारी कैपिटल मिलिट्री अकादमी भी यही स्थितियां प्रदान करती है।
हालांकि हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी की तुलना में हमारे पास एक और लाभ है। उन्होंने रुककर गर्व से श्री किन की ओर देखा और फिर कहा, हमारे एक उत्कृष्ट पूर्व छात्र जनरल ले याओ जिंगवू महाद्वीप में क्रिम्सन टाइगर सेना के प्रभारी हैं। क्रिम्सन टाइगर सेना 10 साल से है और एक परिपक्व सेना है। यदि आप अच्छे हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप उनके साथ जुड़ेंगे और भविष्य में लगातार प्रगति करेंगे। आप अपना नाम बनाएंगे। श्री झो ने दृढ़ता और उत्साह से बात की। उनके शब्द अत्यंत प्रेरक थे। बाकी शिक्षक चुप हो गए। उन्हें वांगटेंग से बहुत उम्मीदें थी, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने और उसे अपने स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए आए। हालांकि जब भी कोई वांगटेंग स्कूल से बात करता तो स्कूलों का महत्व और बढ़ जाता था और जो शर्तें वे देते थे वे और अधिक आकर्षक होती जा रही थीं। वांगटेंग, हमारे हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के कुछ पूर्व छात्र भी ब्लैक फाल्कन टुकड़ी का गठन कर रहे हैं। वे अभी गठित हुए हैं, इसलिए रास्ते में कई कठिनाइयां हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके लिए और भी अवसर होंगे। दूसरी ओर क्रिम्सन टाइगर पहले से ही परिपक्व है। अंदर के जनरल अपनी युवावस्था में हैं। भले ही आप भविष्य में कोई उच्च पद प्राप्त करने में सक्षम हो, लेकिन इसकी एक सीमा है, श्री किन ने कहा। क्या आप वांगटेंग को अपने ब्लैक फाल्कन दल में एक सामान्य पद दे सकते हैं? मुझे लगता है कि आप वांगटेंग के लिए बस एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, श्री झो ने तिरस्कार के साथ कहा।